हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 यूट्यूब चैनल की अगर अपन बात करें तो ये वो यूट्यूब चैनल है जिस यूट्यूब चैनल पर हम नर्सिंग से रिलेटेड वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जिस कंटेंट को पढ़ के आप नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट है वो सभी नर्सिंग के स्टूडेंट अपनी जो तैयारी है एग्जाम के लिए उस तैयारी को मजबूत कर सकें, अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें और उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ अपना जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उस थ्योरेटिकल पोर्शन का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अगर इस YouTube चैनल की बात करूं तो इस YouTube चैनल पे कौन नर्सिंग के वो सारे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड सब्जेक्ट होते हैं, जिन सब्जेक्ट में अगर अपन बात करें तुम्हारे सेमेस्ट्री है यहाँ पे जो कॉलेज लेवल है, कॉलेज लेवल पे जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उन सभी थ्योरेटिकल पोर्शन का शॉर्ट एंड कंसाइज में आप सभी को यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा, जिस एक्सप्लेनेशन में आपको जो आपकी बुक्स हैं उन सभी बुक्स से शॉर्ट कंसाइज नोट्स बना के पीपीटी के रूप में वो नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उन नोट्स का डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिस एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप सब अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को बहुत अच्छे से उस तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, जिस तैयारी के बेस पे आप अपने यूनिवर्सिटी लेवल के जो भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम को क्या करवा सके, क्रैक कर सके और एग्जाम में अच्छे नंबर लाके आप पास हो सके। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड जो भी अच्छी जानकारी चाहिए, नर्सिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट का सभी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, उन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 के साथ जुड़े रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 पे अभी अपन कंटिन्यूएशन में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी अपन ने जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया था। फर्स्ट यूनिट का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें अपन ने बताया कि एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है। एनाटॉमी मतलब पूरी बॉडी या जो ह्यूमन बॉडी है इस ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फिजियोलॉजी का मतलब है इस ह्यूमन बॉडी के जो नेचुरल फंक्शन है उन नेचुरल फंक्शन के बारे में अपन स्टडी करते हैं। उसके अलावा इन बॉडी से रिलेटेड या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ टर्म जिनमें अपन मूवमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में बात की थी अपन ने। उसके अलावा बात करें तो बॉडी के जो ऑर्गन है उन स्ट्रक्चर के आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ टर्म की अपन ने बात की थी। नेक्स्ट अपन बात करने वाले अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या बात करें तो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें मतलब अपनी जो बॉडी है उस बॉडी का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस बॉडी के फॉर्मेशन में कौन कौन से लेवल होते हैं, कौन कौन से लेवल में कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके अपनी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो वो आता है अपना लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेनली यहाँ पे स्टार्ट तब से होता है अपन अपनी अगर धरती की बात करें या पृथ्वी पर कोई भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर अपन फॉर्मेशन की बात करें तो अपन ने 11-12 से स्टार्ट की थी तब अपन ने पढ़ा था एटम के बारे में। एटम और मॉलिक्यूल जब अपन ने केमिस्ट्री पढ़ी थी तो केमिस्ट्री के बारे में अपन ने पढ़ा था पहले एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बाद सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन और फिर सिस्टम और उसके बाद पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन होता था। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी लिविंग कंपोनेंट की अगर अपन सबसे बेसिक या बेसिक यूनिट की अगर अपन बात करें तो वो बेसिक यूनिट या सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट कौन सी होती है, एटम। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, एटम। एटम के बाद आएगा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके फिर एक फॉर्मेशन करते हैं जिसको अपन ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सेल। तो अपन यहाँ बात करेंगे लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, किस कौन कौन से लेवल पे अपन बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पीपीटी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा अपन बेसिक वैसे बोर्ड पे समझते हैं कि भाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में अपन क्या क्या चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी तो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेनली अगर अपन बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग अलग लेवल में जो बॉडी है उस बॉडी का फॉर्मेशन अपना अलग अलग लेवल में अलग अलग कंपोनेंट के थ्रू होता है। सबसे पहला या बेसिक की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, केमिकल लेवल। सबसे पहले की अगर बात करें तो कौन से लेवल पे होगा, केमिकल लेवल पे। केमिकल लेवल की अगर अपन बात करें तो केमिकल लेवल में अपन मेनली दो चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो कौन सा आएगा, एटम। केमिकल लेवल पे सबसे पहले एटम। एटम मिलके किसका फॉर्मेशन करवाते हैं, मॉलिक्यूल का। एटम मिलके किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, मॉलिक्यूल का। एटम का मतलब अपन पढ़ते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होती है, एटम, जिसको क्या बोलते हैं अपन, परमाणु। क्या बोलेंगे, परमाणु। ये परमाणु बहुत सारे एटम मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अणु। परमाणु के कंपैरिजन में यानी कि एटम के कंपैरिजन में अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो एटम के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल का जो साइज है, साइज और डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता नहीं। सबसे लेस डायमीटर, सबसे लेस साइज का जो सब्सटेंस होगा वो कौन सा होगा, एटम। और उसके बाद अगर अपन बात करें तो सेकंड कौन सा होगा, मॉलिक्यूल। या मॉलिक्यूल, ये इन दोनों की अगर अपन बात करें एटम की और मॉलिक्यूल, दोनों क्या है, केमिकल लेवल। दोनों किस पे आएंगे, केमिकल लेवल पे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस केमिकल लेवल के बाद सेकंड बात करें तो कौन सा आएगा, सेल्यूलर लेवल। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन सा आएगा, सेल्यूलर लेवल। इस सेल्यूलर लेवल में अगर अपन बात करें तो बहुत सारे एटम ने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया, मॉलिक्यूल का। वैसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल मिक्स होकर, मॉलिक्यूल मिलके किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, सेल का। किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, सेल का। अब यहाँ पे सेल्यूलर लेवल या सेल की अपन बात करें तो सेल का मतलब यहाँ पे अपन बात करें नेक्स्ट कौन सा लेवल हो गया, सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल में सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, सेल का। मॉलिक्यूल मिलके किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, सेल का। और सेल की अगर अपन बात करें तो सेल का मतलब क्या होगा, सेल को बोलते हैं अपन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या ह्यूमन बॉडी कौन होती है, सेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एटम मिलके किसका फॉर्मेशन करवाया, मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, सेल का। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेक्स्ट लेवल, थर्ड लेवल कौन सा होगा, टिश्यू लेवल। थर्ड लेवल की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, टिश्यू लेवल। अब यहाँ पे अपन टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल में क्या हो रहा है, ये जो सेल है सेम फंक्शनल सेल। सेम फंक्शनल का मतलब वो सेल जिनके फंक्शन क्या होंगे, सेम होंगे, वो सारे सेल मिलके किसका फॉर्मेशन करवाएंगी, टिश्यू का। टिश्यू की अगर अपन बात करें तो टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू की अगर अपन बात करें तो टिश्यू का मतलब क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल। क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू। यानी कि बहुत सारी सेल है, उन सेल का एक ग्रुप बनता है, जिस सेल के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर टिश्यू की बात करें तो टिश्यू के कंपोजिशन में जो सेल काम आती है उन सेल, वो सेल फंक्शनली कैसी होती हैं, सिमिलर। कैसी होंगी, सिमिलर। वो सेल जो क्या होंगी, सेल फंक्शनली सिमिलर। कैसी होंगी, फंक्शनली सिमिलर। उन सेल के फंक्शन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जितनी भी सेल जो किसी टिश्यू का फॉर्मेशन करवा रही है वो सारी सेल के फंक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि सेम यूनिट की जो सेल्स होती हैं वो सेम यूनिट की सेल मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रही है, टिश्यू का फॉर्मेशन करवा रही है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा, ऑर्गन लेवल। नेक्स्ट लेवल की बात करें तो ऑर्गन लेवल। यहाँ पे ऑर्गन लेवल की अगर अपन बात करें तो ऑर्गन लेवल में जो जितने भी टिश्यूज है, ऑर्गन की अगर बात करें तो ऑर्गन क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन क्या होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यू मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ऑर्गन का। उस ऑर्गन का बहुत सारे टिश्यू या मल्टीपल टिश्यू बाइंड होके या मल्टीपल टिश्यू कंबाइंड होके जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवाते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गन बोलते हैं। उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें ऑर्गन लेवल के बाद लास्ट आता है सिस्टम। कौन सा आएगा, सिस्टम। सिस्टम की अगर अपन बात करें तो
मल्टीपल ऑर्गन कंबाइंड विद मल्टीपल ऑर्गन कंबाइंडली मेक सिस्टम। जो मल्टीपल ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, सिस्टम का। तो सिस्टम की अगर अपन बात करें तो सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक किसी पर्टिकुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करवाते हैं। जैसे कि अपन बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक है, पैंक्रियाज है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ये सारे ऑर्गन मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम अपन बोलते हैं। सिस्टम बहुत सारे, सिस्टम के बाद आती है नेक्स्ट बॉडी। सिस्टम के बाद अगर अपन बात करें तो एक पूरी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन की बात करें तो मल्टीपल सिस्टम्स मिलके, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अलावा बात करें तो कार्डियक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्लड, ये सारे सिस्टम मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो कितना हुआ, सबसे पहले एटम, बहुत सारे एटम मिलके किसका फॉर्मेशन करवाया, मॉलिक्यूल का। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, सेल का। बहुत सारी सेल, सेम फंक्शन वाली या सेम यूनिट की जो सेल है वो मिलकर किसका फॉर्मेशन करवा रही है, टिश्यू का। तो टिश्यू की डेफिनेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल, जो जिसको क्या बोलेंगे अपन, टिश्यू। नेक्स्ट अगर अपन बात करें टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल का मतलब बहुत सारे टिश्यू मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ऑर्गन का। उसके बाद आता है सिस्टम लेवल, बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके बारे में, कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहला केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में कौन आएंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है सेल्यूलर लेवल, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, मतलब वो लेवल जिस लेवल में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन, मतलब सिमिलर और स्मॉलर वो सेल जिन सेल का फंक्शन क्या हो, सिमिलर हो, जो सेम फंक्शन परफॉर्म करती है, वो सारी मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रही है, टिश्यू का। कौन सा लेवल होगा, टिश्यू लेवल, जिस लेवल में टिश्यू का फॉर्मेशन और ऑर्गन लेवल मतलब डिफरेंट टिश्यू कंबाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन है, मल्टीपल टिश्यूज मिलके कुछ कंबाइंडली अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो वो कौन सा लेवल होगा, ऑर्गन लेवल। नेक्स्ट आता है सिस्टम लेवल, ऑर्गन वर्किंग टुगेदर एज बॉडी सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलके वर्क करते हैं, एक बॉडी सिस्टम का फॉर्मेशन करवाते हैं, बॉडी का फॉर्मेशन करवाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल, मतलब पूरी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाना, जैसे ह्यूमन बॉडी के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर शेप, साइज, पोजीशन और दूसरे जो भी ऑर्गन है उन ऑर्गन से रिलेशन रहेंगे, और वो अपनी एक पर्टिकुलर नेचुरल फंक्शनिंग करेगा, जिसको अपन बोलते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, वही जिसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। पहला आता है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल की बात करें, मोस्ट फंडामेंटल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। सबसे पहला अगर अपन बात करें सबसे फंडामेंटल का मतलब बॉडी का एक बेस फॉर्मेशन करवाने वाले जिस लेवल की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, केमिकल लेवल, जिसमें क्या होते हैं, एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल आर इसेंशियल फॉर ऑल बॉडी फंक्शन, जो मॉलिक्यूल्स की अगर अपन बात करें तो वो सारे मॉलिक्यूल अपनी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल फंक्शन करवाते हैं। जैसे कि अपन बहुत सारे मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, जिसमें अपन नए नए मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, जिन मॉलिक्यूल में पढ़ते हैं अपन अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट अपनी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, बॉडी की जो मैकेनिज्म है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि बॉडी ऑफ सर्वाइवल ऑफ बॉडी के लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट आता है सेल्यूलर लेवल, सेल आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी अगर स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट या बेसिक यूनिट या बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कौन आएगी, सेल आती है। अबाउट 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एग्जिस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जो सेल है, सेल ऑल ओवर अगर बॉडी की बात करें तो अपनी पूरी बॉडी में सेल कितनी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 30 ट्रिलियन सेल कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू। पूरी बॉडी में अगर सेल की काउंटिंग की बात करें तो सेल की काउंटिंग कितनी होती है, 30 ट्रिलियन। 30 ट्रिलियन का मतलब है, 1 ट्रिलियन का मीनिंग होगा 1 लाख करोड़, तो 30 ट्रिलियन का मतलब कितना हो गया, 30 लाख करोड़ सेल मिलके अपनी बॉडी का फॉर्मेशन
करवाते हैं। नंबर की अगर बात करें कि बॉडी में टोटल कितनी सेल प्रेजेंट होती हैं तो अप्रोक्सीमेट कितनी होगी 30 ट्रिलियन, मतलब कि 30 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेट सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बट उसके अलावा अगर अपन से कोई पूछता है कि अपनी बॉडी में सेल के टाइप कितने टाइप की सेल प्रेजेंट होती है तो वहां पे अपन बात करेंगे कितनी, अप्रोक्सीमेट 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, यानी कि कम से कम 200, अप्रोक्सीमेट 200 के समथिंग अलग अलग टाइप का मतलब उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। अलग अलग फंक्शनिंग सेल्स, वो सेल जो अलग अलग अपना डिफरेंट फंक्शन करती है, जिनका एक डिफरेंट टाइप होते हैं, अप्रोक्सीमेट 200 टाइप की सेल अपनी बॉडी में प्रेजेंट होंगी। तो नंबर में अगर बात करें तो कितनी, 30 ट्रिलियन, अप्रोक्सीमेट 30 लाख करोड़ सेल प्रेजेंट होती है। लेकिन टाइप की अगर अपन बात करें तो अप्रोक्सीमेट 200 टाइप की डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल अंडरगो डिफरेंशिएट टू परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन, जो सेल हैं वो अपना अपना खुद का एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन वाली या सिमिलर फंक्शन वाली जो सेल है वो सेल मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रही है, टिश्यू का फॉर्मेशन करवा रही है। टिश्यू ऑर्गन का ऑर्गन, सिस्टम का सिस्टम है, बॉडी का। तो अगर बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो फंक्शन कौन कर रहा है, सेल कर रही है। स्ट्रक्चर पर फॉर्मेशन कौन करवा रही है, सेल करवा रही है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो सेल, नर्व सेल की बात करें जिनको अपन बोलते हैं न्यूरॉन्स, क्या करवाते हैं, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इंपल्स। खुद एक पर्टिकुलर टाइप की सेल है, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करवाती है। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्व सेल या न्यूरॉन, जिसके खुद के पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क होते हैं कि वो क्या करवाती हैं, बॉडी में जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, उन इलेक्ट्रिक करंट के इंपल्स का क्या करवाती है, ट्रांसमिशन करवाती है। नेक्स्ट आता है सेल डिफरेंशिएशन, क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब वो सेल, वो अनस्पेशलाइज, वो सेल जो अपना खुद का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्या रखती है, फंक्शन रखती है, अपना खुद का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, तो क्या कहलाएगा, सेल डिफरेंशिएशन। सेकंड आता है टिश्यू लेवल। यहाँ पे टिश्यू लेवल की अगर अपन बात करें तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यहाँ पे टिश्यू लेवल की जब भी बात आएगी तो टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, वो सेल जिनका फंक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है। स्ट्रक्चर में बेशक वेरिएशन हो सकते हैं लेकिन फंक्शन क्या होंगे उसके, सेम होंगे। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर फॉर्म टिश्यू। ठीक है, टिश्यू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी फॉर बेसिक टिश्यू। अगर यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे टिश्यू की नेक्स्ट जब सेल एंड टिश्यू पढ़ेंगे तब अपन डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे सेल एंड टिश्यू का। सेल एंड टिश्यू होते क्या, अभी के लिए अगर अपन बात करें तो जो टिश्यू है मेनली अपनी बॉडी में 4 तरीके के टिश्यू बनते हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू जो एक इनर लाइनिंग फॉर्मेशन करवाता है। सेकंड आता है कनेक्टिव टिश्यू जो आपस में सेल एंड टिश्यू को कनेक्ट करवा के रखता है, आपस में मल्टीपल ऑर्गन को कनेक्ट करवाने का काम करता है, टिश्यू को आपस में जोड़ के रखने का काम करवाता है। नेक्स्ट आता है मस्कुलर टिश्यू, वो टिश्यू जो अपनी बॉडी को एक एक्सियल स्केलेटल, जो बॉडी का एक्सियल स्केलेटल है उस स्केलेटल को स्ट्रॉन्गनेस या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, बॉडी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे फंक्शन जो मूवमेंट के फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, उन सभी फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की अगर अपन बात करें तो नर्वस टिश्यू वो टिश्यू जो अपना क्या करवा रहा है, पर्टिकुलर अपना नर्वस सिस्टम या पूरी बॉडी में पर्टिकुलर क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रिक इंपल्स का ट्रांसमिशन करवा रहा है। नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर। बहुत सारे टिश्यू, डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, ऑर्गन का। ईच ऑर्गन परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 80 ऑर्गन। यहाँ पे अगर अपन बात करें ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्सीमेट ऑर्गन कितने होती हैं, 80 ऑर्गन। ठीक है, अभी अपन ने बात की थी 30 ट्रिलियन क्या होती हैं, सेल। 30 ट्रिलियन क्या होगी, सेल। ये 30 ट्रिलियन की बात करें तो किसमें होती हैं, नंबर में। उसके अलावा बात करें तो सेल के टाइप की अगर अपन बात करें तो पूरी ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्सीमेट कितनी, 200 टाइप्स की डिफरेंट सेल प्रेजेंट होती है। वैसे ही अगर अपन ऑर्गन की बात करें तो पूरी बॉडी सिस्टम, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए अगर ऑर्गन की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 80 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं पूरी ह्यूमन
बॉडी में, जैसे कि अपना हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, अपना पेंक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम, एनस, सीकम, अपेंडिक्स, इस तरीके से जितने ऑर्गन है उन सभी ऑर्गन की अगर अपन टोटल काउंटिंग करें तो ऑर्गन ऑर्गन कितने हो जाएंगे, 80 ऑर्गन, अप्रोक्सीमेट कितने, 80 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन 80 ऑर्गन में जैसे कि स्टोमक, अब यहाँ पे बात करें तो स्टोमक लाइंड बाई, स्टोमक में टिश्यू कौन सा प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू, उसके अलावा स्मूथ मसल टिश्यू, बोथ टिश्यू हेल्प इन डाइजेशन, दोनों टिश्यू किस में काम करते हैं, डाइजेशन में, यानी कि एक स्टोमक एक ऑर्गन है, इस एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करवाने के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू कंबाइंड हो रहे हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू जो इसकी इनर लाइनिंग बनाएगा, जो प्रोटेक्शन का काम करवाती है, एब्जॉर्प्शन का काम करवाती है, सिक्रीशन का काम करवाती है। सेकंड अगर अपन बात करें तो स्मूथ मसल टिश्यू, जो स्मूथ मसल टिश्यू क्या करवाते हैं, इसका मूवमेंट करवाते हैं, दोनों मिलके किसके लिए हेल्प करवाते हैं, डाइजेशन, क्योंकि स्टोमक एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जिस जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, जो मेनली काम क्या करवाता है, डाइजेशन का काम करवाता है। उस डाइजेशन का काम करवाने के लिए उसमें पर्टिकुलर दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन बता रहे हैं कि फॉर्म्ड बाई डिफरेंट टाइप टिश्यू, कितने कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे टिश्यू आपस में एक साथ वर्क करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करवाते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल की बात करें तो सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए बॉडी सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन है जो मिलकर जिनके पर्टिकुलर फंक्शन होंगे, जिनमें पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होंगे जिनके अलग अलग काम होंगे, वो सारे ऑर्गन एक साथ मिलके कंबाइंडली कोरिलेटिवली वर्क करते हैं और एक पूरे सिस्टम का फॉर्मेशन करवाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें तो स्टोमक डाइजेशन का काम करवाता है, स्टोमक के बाद आता है इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है। उसके अलावा बात करें तो साइड लाइन सेकेंडरी जो या असेसरी ऑर्गन की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनमें होता है जैसे पेंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, जो लीवर मेटाबॉलिज्म का काम करवाता है। पेंक्रियाज की बात करें तो इंसुलिन सिक्रीट करवा के ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म करवाने का काम करवाता है। डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट वर्क, लेकिन कैसे कर रहे हैं, पैरेलल कंबाइंडली वर्क कर रहे हैं, किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करवा रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं अपन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जैसे कि स्टोमक हो गया, पेंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, ये सारे क्या करवाएंगे, फंक्शन करवा रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बॉडी सिस्टम वर्क कोऑपरेटिवली एंड कोऑर्डिनेटली, जो बॉडी सिस्टम है कोऑपरेटिवली और कोऑर्डिनेटली, कोऑपरेटिवली एक दूसरे को कोऑपरेट करके एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके बॉडी सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलकर किसी एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करवाते हैं, जो ऑर्गन पर्टिकुलर अपना फंक्शन रखता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन जो पर्टिकुलर अपने फंक्शन रखते हैं, अपनी अलग स्ट्रक्चर रखते हैं, अपनी अलग शेप एंड साइज, अपना अलग कॉम्बिनेशन रखते हैं, वो सारे मिलकर किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, एक सिस्टम का। लेकिन वर्क कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेटली और कोरिलेटिवली या कोऑपरेटिवली, ठीक है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल सिस्टम इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ, और सभी सिस्टम का प्रॉपर फंक्शन करना जरूरी है क्योंकि अपनी बॉडी की हेल्थ या एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म या नेचुरल फंक्शन मेंटेन रखने के लिए, बॉडी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। इस फ्लो चार्ट के थ्रू अपन समझना चाहें तो सबसे पहला लेवल केमिकल लेवल, एटम और मॉलिक्यूल। केमिकल लेवल के बाद आता है सेल्यूलर लेवल, जिसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल का फॉर्मेशन, स्मूथ मसल सेल, ठीक है। टिश्यू लेवल सिमिलर सेल मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करवा रही है, जैसे स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है। स्मूथ मसल सेल है, ये स्मूथ मसल सेल मल्टीपल एक साथ बाइंड हो गई, टुगेदर हो गई, तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन करवा रही है, टिश्यू का। नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल, डिफरेंट टिश्यू मिलकर किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ऑर्गन का। जैसे अभी अपन ने पढ़ा स्मूथ टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू मिलकर स्टोमक का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, जो डाइजेशन का काम करवाता है। सिस्टम लेवल ऑर्गन वर्किंग टुगेदर डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, मिलकर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करवाते हैं, तो कौन सा हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करवा दिया। ऑर्गन लेवल यानी ह्यूमन बीइंग, ऑर्गन लेवल का मतलब है पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल यानी ये पूरी एक बॉडी का, एक लिविंग हेल्दी बॉडी का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो ये क्या था अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अपन बात करें सर्वाइवल नीड ऑफ द बॉडी, बॉडी को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीजों का कंबाइंडली काम करना, कोरिलेटिवली कोरस्पॉन्डली काम करना जरूरी है। उनमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, पहले तो बॉडी के जो ऑर्गन है उन ऑर्गन का आपस में कम्युनिकेशन होना
जरूरी है। अगर उन ऑर्गन्स या टिश्यूज में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो अपनी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। उनमें कम्युनिकेशन होने के लिए सबसे पहला क्या होगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरीके से होगा, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वेल कॉन्शियसनेस मेंटेन रखने के लिए क्या करना जरूरी है, कम्युनिकेशन होना जरूरी है। इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करें तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में कंबाइंडली काम करते हैं। नर्वस सिस्टम तभी इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसमिट कर सकता है जबकि एंडोक्राइनल सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा। एंडोक्राइनल सिस्टम प्रॉपर वर्क तभी कर सकता है जब नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा, यानी कि दोनों आपस में कोऑपरेटिवली और कोऑर्डिनेटिवली क्या करवाते हैं, वर्क करते हैं, जिससे हमारी बॉडी इंटरनली बॉडी का होमियोस्टेसिस मेंटेन रहता है। नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम जो भी हार्मोन सिक्रेट करवाते हैं वो हार्मोन पर्टिकुलर सेल एंड टिश्यू पर जाते हैं, उन सेल एंड टिश्यू के रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाते हैं, उन रिसेप्टर के फंक्शन को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मोटर एंड सेंसरी फंक्शन को मेंटेन करवाने का काम कौन करवाता है, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सेंस प्लस वर्बल कम्युनिकेशन। किसी भी चीज का सेंस, पहले तो अपन किसी चीज का सेंस करेंगे, किसी चीज का परसेप्शन करेंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे, वर्बलाइजेशन करेंगे, तो अपन एक हेल्दी ह्यूमन रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब अपनी बॉडी के सेल एंड टिश्यू को लिविंग रहने के लिए, बॉडी के सेल एंड टिश्यू का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ रॉ मटेरियल की नीड होती है, जिसमें इसेंशियल रॉ मटेरियल मेनली दो होते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। जो इसेंशियल कंपोनेंट, इसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या करवाते हैं, बॉडी फंक्शनिंग को मेंटेन करवाते हैं। उन न्यूट्रिएंट के साथ साथ किसका होना जरूरी है, ऑक्सीजन का। विदाउट ऑक्सीजन हमारी जो सेल है उनमें एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होकर लैक्टिक एसिड, एसिडिटी फॉर्म हो जाएगी। एसिडिफिकेशन होने की वजह से सेल एंड टिश्यू डैमेज होने लग जाएंगे, इसलिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है। किसके रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, जो कि बॉडी और सेल एंड टिश्यू की प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन रख सके। नेक्स्ट आता है वेस्ट रिमूवल। जब भी मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिज्म से हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होना जरूरी है बॉडी में। वो वेस्ट प्रोडक्ट जिनका स्टोरेज होना बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, उनका एक्सक्रीशन होना जरूरी है। उनमें से अगर अपन बात करें तो CO2, यूरिन और फीसेस, तीनों कंबाइंडली वो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट अगर बॉडी में स्टोर होते हैं तो बॉडी में कहीं ना कोई अबनॉर्मलिटी या वेरिएशन क्रिएट करवाएंगे, बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। तो इसलिए इनका क्या करवाना जरूरी है, एक्सक्रीशन करवाना या इन वेस्ट का रिमूवल करवाना जरूरी है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन के लिए दो ही चीजें होती है। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन कौन करवाती है, अपनी स्किन। स्किन की अगर अपन बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने इंटरनल ऑर्गन, सेल एंड टिश्यू को क्या करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। वहीं अगर बात करें तो इंटरनली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्म से प्रिवेंट करवाने के लिए बॉडी में इम्यून सिस्टम काम करता है, जिस इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी का मेंटेन या बूस्ट रहना जरूरी है। इम्यूनिटी अगर प्रॉपर है तो स्किन अगर अपनी प्रॉपर है तो क्या होगा, बॉडी को प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड रहेगा। स्किन में कोई भी इंटीग्रिटी हो गई, स्किन की इंटीग्रिटी डैमेज हो गई, स्किन में कोई भी डिस्ट्रक्शन हो गया तो बॉडी में हार्म कॉज हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन फ्री कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट बात करें मूवमेंट। बॉडी को, अपनी बॉडी को वर्क करने के लिए, मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ, किसकी वजह से मूवमेंट हो रहे हैं, हैंड में मूवमेंट हो रहे हैं, मेरे जॉ में मूवमेंट हो रहे हैं, मेरी टंग में मूवमेंट हो रहा है, मतलब बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं। इन मूवमेंट की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। मूवमेंट में बात करें तो मस्कुलो स्केलेटल, चलने फिरने के लिए, मेरे हैंड को ऊपर नीचे करने के लिए, यहाँ पे राइटिंग करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए क्या जरूरी है, मूवमेंट। और मूवमेंट मेनली किन में होता है, बोन्स में। बोन में मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल अगर ऑर्गन या रेस्पॉन्सिबल टिश्यूज की बात करें तो कौन होते हैं, मसल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज के लिए क्या करना जरूरी है, रिप्रोडक्शन। उसके लिए क्या करना जरूरी है, रिप्रोडक्शन। अपन हो गए, अपनी जो स्पीसीज है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी जो संतति है उसको कंटिन्यू रखने के लिए क्या करना जरूरी है, रिप्रोडक्शन। ये सारे क्या करेंगे, ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस अगर परफेक्टली और कोऑर्डिनेटली अगर वर्क कर रही हैं, उसका मतलब क्या हो रहा है, सर्वाइवल नीड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी सर्वाइव कर सकती है। यानी कि बॉडी को सर्वाइव करने के लिए इन सभी प्रोसेस का मेंटेन रहने की नीड है, इन सभी प्रोसेस का मेंटेन रहना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इसी चैप्टर में, नेक्स्ट कुछ
स्पेसिफिक पोजीशन जो अपनी एनाटॉमिकल बॉडी है, इस बॉडी अपन ने बात की बॉडी में कुछ टर्म्स, जिन टर्म में अपन बॉडी के मूवमेंट किस किस तरीके के हो सकते हैं, उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है। अब उसके बाद अपन बात करेंगे इसमें कुछ एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो वो पोजीशन, जिन पोजीशन के बेस पे अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी बॉडी में कोई भी होने वाले वेरिएशन या बॉडी का असेसमेंट अपन कर सकते हैं। बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर का असेसमेंट और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने के लिए अपने को बॉडी पोजीशन करवाना मेंटेन होता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एनाटॉमिकल पोजीशन है, जो एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पोजीशन अपन जब फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी पोजीशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, और वहाँ पे अलग से चैप्टर है पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब होता है कि मैं स्ट्रेट अपने जो लेग्स हैं, दोनों लेग्स को आपस में एक साथ बाइंड करके, दोनों मेरे हैंड हैं, इन हैंड को साइड लाइन करके स्ट्रेट पोजीशन में मेरी आई है, उन आई को बिल्कुल फॉरवर्ड रख के, बिल्कुल स्ट्रेट रख के मैं इस पोजीशन में अगर खड़ा हूँ तो ये क्या है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इस पोजीशन में कुछ भी चेंजेस हुआ, कोई भी मूवमेंट हुआ, कोई भी वेरिएशन हुआ तो वो उस पोजीशन को चेंज करवा देगा। और एनाटॉमिकल पोजीशन चेंज होने के बाद जो पोजीशन आती है वो पोजीशन अपन कौन सी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन यूज इन एनाटॉमी, वो स्टैंडर्ड पोजीशन जिस पोजीशन के बेस पे अपन एनाटॉमी की स्टडी कर सकते हैं। एनाटॉमी स्टडी के लिए, एनाटॉमी के लिए जो एक रेफरेंस पोजीशन होती है वो पोजीशन कौन सी होगी, एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो किस तरीके की पोजीशन होती है, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पर्सन स्टैंड इरेक्ट विद, यानी कि मैं हूँ, मैं एक पर्सन हूँ, स्टैंड इरेक्ट विद यानी कि एक स्ट्रेट, जिसको अपन बोलते हैं सावधान की पोजीशन में खड़ा होना, उस तरीके से क्या हो जाते हैं अपन, कोई भी पर्सन को स्टैंड करते हैं। उसके बाद आई लुकिंग फॉरवर्ड, आई क्या करेंगे, बिल्कुल सामने स्ट्रेट देखते हैं। आर्म एट द साइड, आर्म कहाँ पे रहेंगी, साइड में रहेंगी, यानी कि सामने मैं देख रहा हूँ, मेरी आर्म साइड में और एक इरेक्ट पोजीशन में मैं खड़ा हूँ। उसके बाद पाम फेसिंग फॉरवर्ड, ये जो मेरे पाम है ये फेसिंग फॉरवर्ड, इस तरीके से क्या होंगे, फॉरवर्ड रहेंगे, तो पाम फेसिंग फॉरवर्ड। और उसके बाद बात करें तो फीट टुगेदर, दोनों पैर हैं वो दोनों पैर आपस में क्या रहने चाहिए, एक साथ रहने चाहिए, ठीक है। यूज टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इन एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन है उसमें कंसिस्टेंसी रखने के लिए, उसमें एक्यूरेसी रहने के लिए इस एनाटॉमिकल पोजीशन का यूज करते हैं। किसी भी पेशेंट या किसी भी ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमिकल स्टडी करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहला रेफरेंस किससे लेके लेते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन का। उसके बाद में जो जो वेरिएशन होंगे उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग टर्म में अपन डिवाइड करवाते जाते हैं, ठीक है। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन सा आता है, सुपाइन पोजीशन। यहाँ पे क्या था, पेशेंट स्ट्रेट इरेक्शन पोजीशन में स्टैंड था, उस पोजीशन को अपन ने क्या कर दिया, फ्लैटर। फ्लैट किसके ऊपर, अपनी जो बैक है उस बैक के ऊपर, ऑन द बैक, यानी कि अपनी जो बैक है, पीठ के बल अगर अपन लेट रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, कौन सी पोजीशन में, अपन सुपाइन पोजीशन को, जिसको अपन बोलते हैं ना सपाट लेट जाना, वो सपाट होना मतलब सुपाइन पोजीशन। अपन बोलते हैं कि भाई कोई भी सीधा सो गया मतलब सपाट लेट गया, उस सपाट का मतलब क्या होगा, सुपाइन पोजीशन। पर्सन लाइज ऑन द बैक, पर्सन अपनी जो बैक है इस बैक के ऊपर लेट जाएगा, सपाट लेटेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, सुपाइन पोजीशन। आर्म बाय द साइड विद पाम फेसिंग अपवर्ड, जो आर्म है वो साइड रहेंगे विद पाम फेसिंग अपवर्ड, जो पाम है वो कैसे होंगे, मतलब एक सिंपल बात करो तो जो अपन एनाटॉमिकल पोजीशन है उस एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टैंडिंग की जगह अपन पेशेंट को क्या कर दिया, लाइज पोजीशन में रख दिया। पेशेंट को खड़ा रखने की बजाय अपन ने क्या कर दिया, स्ट्रेट लेटा दिया, सपाट लेटा दिया, वो पोजीशन कौन सी होती है, सुपाइन पोजीशन। फीट कैप्ड टुगेदर, फीट वही साथ में रहेंगे, आर्म साइड में रहेंगी, पाम अपवर्ड फेसिंग रहेंगे, ठीक है। आर्म में बी एक्सटेंडेड एंड सिक्योर्ड ऑन पैडेड आर्म बोर्ड से, ठीक है। अगर अपन किसी को किस पे लेटा रहे हैं, वो कार्डबोर्ड पे बेड पे लेटा रहे तो जो आर्म है वो आर्म क्या रहेंगे, उस बेड पे सेपरेट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसका यूज कब करते हैं अपन, मेनली अपनी कार्डिक यानी एंटीरियर पोर्शन की कोई भी सर्जरी अगर अपन कर रहे हैं तो उन सभी सर्जरी के लिए अपन सुपाइन पोजीशन दे सकते, जैसे कार्डियक हो गया, इंट्राक्रैनियल या एब्डोमिनल
सर्जरी। तो इन सभी सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या दे सकते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कॉमनली अगर अपन बात करें तो कौन सी पोजीशन में लिटाते हैं अपन, सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। सेकंड आता है प्रोन पोजीशन, इसका जस्ट उल्टा, जैसी सुपाइन पोजीशन थी उसका जस्ट उल्टा या अपोजिट कौन सी पोजीशन हो जाएगी, प्रोन पोजीशन। उस पोजीशन सुपाइन की बात करें तो अपन एक होती है अनाटॉमिकल पोजीशन, अपन स्ट्रेट खड़े हैं, अपने आर्म है जो दोनों साइड में है और पाम फेसिंग एंटीरियरली, दोनों फिट हैं टुगेदर साथ में। उसके बाद अपन उस पेशेंट को स्टैंडिंग की बजाय क्या करवा दिया, अपन ने उसको लाइज पोजीशन में लिया, उसको लिटा दिया, सपाट लिटा दिया, मतलब सुपाइन पोजीशन। वहीं उसको उल्टा सपाट सुपाइन पोजीशन की बात करें तो किसके बल, बैक के बल। वहीं अगर अपन उसको एब्डोमेन यानी पेट के बल लेटा देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं उल्टा या मोदा लेटना, वैसे अगर अपन पेशेंट को लेटा देते हैं तो वो पोजीशन कौन सी होती है, प्रोन पोजीशन। प्रोन पर्सन लाइज ऑन द प्रोन पोजीशन, पर्सन लाइज फेस डाउन ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमेन। चेस्ट और एब्डोमेन पर फेस क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। वो पोजीशन कौन सी होगी, प्रोन पोजीशन। यूज कब करते हैं, सिडेटेड पेशेंट रिक्वायरिंग वेंटिलेटर सपोर्ट, यानी कि वो पेशेंट जो सिडेट है उसको वेंटिलेटर सपोर्ट देने के लिए अपन मेनली प्रोन पोजीशन दे सकते हैं। सर्टेन सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग बैक, और पीछे की पोस्टीरियर साइड की बॉडी के पोस्टीरियर या बात करें तो बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट की अगर अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर या कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को क्या देते हैं, प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पोजीशन की अगर अपन बात करते हैं, एक पोजीशन आती है जिसको बोलते हैं अपन लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी की पोजीशन की अगर अपन बात करें तो पेशेंट को कैसा रखेंगे, लाइज ऑन दी बैक, लाइज ऑन दी बैक, बैक के ऊपर क्या करते हैं, लिटाते हैं। जिस तरीके से सुपाइन पोजीशन है वैसे ही अपन पेशेंट को लिटाते हैं। सुपाइन पोजीशन में लिटाने के बाद जो हिप का एरिया है, इस हिप के एरिया का ये जो एंगल है इसको फ्लेक्स कर देंगे, कितना, 90 डिग्री। इस एंगल को 180 डिग्री का एंगल होता है, इसको कितने डिग्री में बना देंगे अपन, 90 डिग्री। मतलब इनको क्या करेंगे, फ्लेक्स कर देंगे। फ्लेक्स करवाने के बाद जो नी है उन नी को वापस से बेंड करेंगे, नी में भी क्या करवाएंगे, फ्लेक्शन करवाएंगे। नी में फ्लेक्शन करवाने का मतलब है कि नी को क्या कर रहे हैं अपन, फ्लेक्स करवा रहे हैं 70 to 90 डिग्री। और नी को या बात करें तो अपने जो लोअर एक्सट्रीमिटी लोअर फीट है, उन लोअर फीट को सपोर्ट करवाने के लिए एक स्टाइरअप का यूज करते हैं, एक स्टैंड का यूज करते हैं, जिस स्टैंड पे दोनों इस तरीके से, मानो ये मेरा लेग है, ठीक है, इस लेग की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, हिप जॉइंट। इस हिप जॉइंट में 90 डिग्री क्या करवा दिया, फ्लेक्शन करवा दिया। इसी की बात करें तो ये कौन सा है, नी जॉइंट। इस नी जॉइंट में 70 to 90 डिग्री फ्लेक्शन करवा दिया। इसके नीचे कोई स्टैंड या कोई सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया। ये जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं अपन लिथोटोमी पोजीशन। इसी को बोलते हैं अपन ऑब्स्टेट्रिकल पोजीशन, क्योंकि मेनली अपन ये पोजीशन कब करते हैं, जब फीमेल में डिलीवरी करवाते हैं या परवेजाइनल एग्जामिनेशन करवाते हैं या रेक्टल एग्जामिनेशन करवाते हैं, या उसके अलावा मेल एंड फीमेल में कॉमनली यूज करते हैं जब अपन एनिमा इंसर्टेड करवाते हैं। तो उस कंडीशन में अपन क्या करवाते हैं, इस पोजीशन का यूज करते हैं। फीट सपोर्ट इन पैडेड स्टाइरअप अटैच टू द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूज कब कब, चाइल्ड बर्थ में, डिलीवरी के टाइम, पेल्विक एग्जामिनेशन या पेल्विक एंड गायनेकोलॉजिकल सर्जरी। उसके अलावा एनिमा देने के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं। उसके लिए रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन कौन सी होगी, लिथोटोमी पोजीशन। तो इन पोजीशन की बात करें तो कुछ कॉमन पोजीशन है जिन जो किसके भी आते हैं, एनाटॉमिकल। स्ट्रेट अगर स्टैंडिंग पोजीशन में एनाटॉमिकल, उसको अपन ने सपाट लेटा दिया बैक के बल या पीठ के बल, तो वो कौन सी हो गई, सुपाइन। उसी को अगर अपन ने उल्टा कर दिया, उल्टा करने का मतलब चेस्ट और एब्डोमेन के बल लेटा दिया, तो उसका मतलब कौन सी पोजीशन होगी, प्रोन पोजीशन। और सुपाइन पोजीशन में लेटा के पेल्विक एरिया को 90 डिग्री, नी को 70 to 90 डिग्री फ्लेक्स करके नी के लोअर फिट के नीचे स्टाइरअप या कोई भी स्टैंड लगा दिया जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो वो कौन सी पोजीशन होगी, लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन अपनी बॉडी की स्टडी करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्लेन्स की बात करें, जिन प्लेन के बेस पे अपन बॉडी को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मेनली अगर अपन बात करें तो मेजरली 3 तरीके के प्लेन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला मिड सजाइटल प्लेन, सेकंड की बात करें तो कोरोनल प्लेन, और थर्ड की बात करें तो ट्रांसवर्स प्लेन। तीनों प्लेन की अगर अपन बात करें तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेन। प्लेन की अगर अपन बात करें तो प्लेन होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन बात करें प्लेन की, एनाटॉमिकल प्लेन। एनाटॉमिकल प्लेन आर इमेजिनरी फ्लैट सरफेस दैट डिवाइड द बॉडी इनटू डिफरेंट सेक्शन।
अपनी इस बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी सेक्शन का फॉर्मेशन करवाते हैं, जिन इमेजिनरी लाइन या सेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, प्लेन बोलते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन डिस्क्राइबिंग द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जो मेनली बॉडी पार्ट्स का लोकेशन, बॉडी पार्ट की स्ट्रक्चर और उनका मूवमेंट को क्या करवाता है, डिस्क्राइब करवाता है, ठीक है। इनकी अगर अपन बात करें तो मेनली कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, मेजरली 3 होते हैं, लेकिन जो मिड सजाइटल है उसी को अपन एक में वो डिवाइड करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सजाइटल प्लेन का मतलब मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन बात करें कौन सा, सजाइटल प्लेन का मतलब मैं स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा और मेरी इस बॉडी को बराबर या इक्वल टू लेफ्ट एंड टू पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, जिस इमेजिनरी लाइन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बॉडी को लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा होता है, मिड सजाइटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मीडियन लाइन के बेस पे अपन क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन बना के बॉडी को दो लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट में डिवाइड करवा रहे हैं, मिड सजाइटल। वैसा ही एक होता है सजाइटल, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सजाइटल कैसा होता है, सजाइटल अगर अपन बात करें तो किसी भी बॉडी पार्ट का अपन दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट। मैंने यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बनाई, मेरा इधर वाला जो राइट पार्ट है ज्यादा है, लेफ्ट वाला पार्ट कम है, दोनों पार्ट कैसे हैं, अनइक्वल, तो कौन सा प्लेन होगा, सजाइटल। वहीं अगर मैं मीडियन लाइन के बेस पे अपन इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं, उस लाइन के बेस पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, लेफ्ट एंड राइट दोनों पार्ट इक्वल है, तो कौन सा प्लेन होगा, मिड सजाइटल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सेकंड आता है कोरोनल प्लेन की बात करें तो अपनी बॉडी में एक सूचर होता है, जो बाई पर जब डिलीवरी के टाइम या इन्फेंट होता है, इन्फेंट में एक सूचर होता है जिसको बोलते हैं अपन कोरोनल सूचर। उस कोरोनल सूचर के मार्जिन पे अपन क्या करते हैं, बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो भाग में डिवाइड करते हैं, तो वो फिर प्लेन कौन सा कहलाएगा, कोरोनल प्लेन। कौन सा प्लेन कहलाएगा, कोरोनल, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में अगर अपन एक्सप्लेन करें तो ये कौन सा है, सजाइटल। ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या करवा रहा है, इस बॉडी को क्या करवा रहा है, बीच में से एक राइट और एक लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड करवा रहा है। तो ये जो बीच की इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन कौन सी होगी, मिड सजाइटल प्लेन। कौन सी होगी, मिड सजाइटल प्लेन। सेकंड की बात करें तो कोरोनल सूत्र, ये जो लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, जो लाइन क्या करवा रहा है, इस बॉडी को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। कौन सा हो गया, कोरोनल प्लेन। थर्ड की बात करें तो ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो प्लेन है, जो प्लेन क्या करवा रहा है, बॉडी को दो पार्ट अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करवा रहा है, तो कौन सा प्लेन हो गया, ट्रांसवर्स प्लेन। तो तीन तरीके के प्लेन, एक इमेजिनरी लाइन अपन ने बॉडी के बीचों बीच बनाई, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दिया, मिड सजाइटल प्लेन। एक इमेजिनरी लाइन अपन ने कोरोनल सूचर के भी यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बनाई, जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो पार्ट में डिवाइड करती है, कोरोनल सूचर। और उसके अलावा बात करें तो अपन ने एक मिड में से बॉडी को काटने के लिए एक ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टली लाइन का इमेजिनरी लाइन बनाई, जिस इमेजिनरी लाइन से आधी बॉडी अपर पार्ट और आधी बॉडी लोअर पार्ट में डिवाइड हो गई। कौन सा हो गया, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। कौन सा, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पे बात करें इनके यूजेज क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला आता है मिड सजाइटल, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी के सेंटर से एक वर्टिकल प्लेन का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, कौन सा हो गया, मिड सजाइटल या मीडियन प्लेन। डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट, इक्वल में डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। डिवाइड द हेड, चेस्ट, एब्डोमेन एंड लिम्स इनटू द इक्वल राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। इन सभी पार्ट को राइट एंड लेफ्ट इक्वल पोर्शन में डिवाइड करने के लिए इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, मीडियन में वो कौन सी लाइन होती है, मिड सजाइटल प्लेन। नेक्स्ट की बात करें सजाइटल और मिड सजाइटल में डिफरेंस क्या है, वहां पे इक्वल था, यहाँ पे क्या है, एन इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट। एग्जांपल, कट थ्रू द राइट साइड ऑफ द बॉडी पैरेलल टू द मीडियन प्लेन के पैरेलल अपन ने क्या कर दिया, जैसे मीडियन प्लेन है वैसे ही अपन ने क्या कर दिया, दूसरी एक लाइन खींच दी, जो लाइन दोनों लेफ्ट एंड राइट को अनइक्वल में डिवाइड कर दिया, सजाइटल प्लेन। नेक्स्ट आता है कोरोनल या फ्रंटल प्लेन। डिफिनेशन, ए वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल टू द सजाइटल प्लेन। जो सजाइटल सूचर है, वो सजाइटल सूचर के क्या करते हैं, राइट एंगल, डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर, इन फ्रंट एंड पोस्टीरियर बैक। वो लाइन जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करवाती है, कोरोनल
एक्सप्लेन एग्जाम्पल, सेपरेट द चेस्ट फ्रॉम द बैक। चेस्ट और बैक दोनों को अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, बीच में एक लाइन खींच के, आगे वाला चेस्ट पीछे वाला बैक। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन एट राइट एंगल टू द बोथ सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू। दोनों सजाइटल और कोरोनल दोनों प्लेन को क्या करवाता है, बीच में से काट देता है, ऊपर एंड लोअर पोर्शन में डिवाइड कर देता है। कौन सा आएगा, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। डिवाइड द बॉडी इनटू अपर सुपीरियर एंड लोअर इंफीरियर पार्ट्स में। एग्जांपल, ए सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन इज कॉमनली टेक इन द ट्रांसवर्स प्लेन। सीटी स्कैन की बात करें तो एब्डोमेन की कैसे होता है, ट्रांसवर्स प्लेन में होती है, जो क्या करवाती है, पूरी एब्डोमिनल कैविटी का अपर एंड लोअर पोर्शन को डिवाइड करवाती है। जब भी अपन बोलते हैं अपर एब्डोमेन सीटी, लोअर एब्डोमेन सीटी, अपर एब्डोमेन यूएसजी, लोअर एब्डोमेन यूएसजी या होल एब्डोमेन यूएसजी। तो ये सारे क्या होते हैं, प्लेन। जिन प्लेन के थ्रू एक इमेजिनरी लाइन बना के अपन बॉडी की स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स के लोकेशन, उनकी पोजीशन के बारे में अपन पता लगा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इन दोनों की बात करें तो दोनों क्लास में अपन ने किसके बारे में बताया, यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे सेल एंड टिश्यू, जिसमें सबसे पहली बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी होती है, सेल। उस सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।